हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए और उसके बाद हर मॉड्यूल पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका चैप्टर कम से कम टाइम में और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म किन प्रोसेस से स्प्रेड हुआ, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ और उस नेशनलिज्म के स्प्रेड होने से क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह के चेंजेस आए यूरोप में। तो चलिए जानते हैं कि पहले मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मॉड्यूल में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेशनलिज्म का मीनिंग समझेंगे, जो आपको पता है क्योंकि 9th क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो नेशनलिज्म होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म क्या होता है? फ्रेंड्स, नेशनलिज्म को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझें तो देशभक्ति कह सकते हैं, यानी पेट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म यानी देश के लिए प्यार और गर्व की फीलिंग होना। क्या होना? देश के लिए लव होना, प्राइड होना। तो इसको नेशनलिज्म कहते हैं। So nationalism is basically feelings of love and pride for your country. So friends, ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में फैला और इससे यूरोप में कई सारे चेंजेस आए। पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस और इकोनॉमिकली भी काफी चेंजेस आए, यानी पॉलिटिक्स में भी बदलाव आया, साथ ही सोसाइटी में भी चेंजेस आए और इकोनॉमिकली यानी मॉनेटरी वाइज भी काफी चेंजेस आए। फ्रेंड्स, इन्हीं चेंजेस को हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल धीरे धीरे समझेंगे इस चैप्टर में। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने से पहले यूरोप में किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस थी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि यूरोप में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी पहले, जब नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड नहीं हुआ था तब। सो फ्रेंड्स, यूरोप में पहले एब्सोल्यूटिज्म था। क्या था? एब्सोल्यूटिज्म। इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल जिसके पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। क्या होती हैं? अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स, बिना किसी रोक टोक के पावर्स। यानी एब्सोल्यूटिज्म में जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ले सकती है, चाहे लोगों को यानी सिटीजन्स को वो डिसीजन फेवरेबल लगे ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूटिज्म इस तरह की गवर्नमेंट या रूल को कहते हैं जिसके पास क्या होती है? अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स। यानी ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, जी हाँ, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकती है, चाहे वो लोगों को यानी सिटीजन्स को अच्छा लगे, फेवरेबल लगे या ना लगे। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है ना। तो फ्रेंड्स, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक किंग या क्वीन रूल करते हैं और सारी पावर्स उन्हीं के पास होती है। तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बोले, हिस्ट्री में एब्सोल्यूटिज्म टर्म का मतलब है अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। क्या है मतलब? अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव होती थी। क्या होती थी? सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन हेवी टर्म्स का मतलब क्या है, तो घबराइए मत, एक एक करके तीनों पर हम नजर डालते हैं। तो पहला टर्म है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड यानी कंट्री का कंट्रोल एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता है इन वन पर्टिकुलर प्लेस। मिलिटराइज्ड यानी कंट्री की आर्मी को भी मोनार्क यानी किंग या क्वीन कंट्रोल करता है। और रिप्रेसिव यानी लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल करना। तो अब आप समझ गए कि एब्सोल्यूटिज्म होता क्या है। बताइए क्या होता है। एक ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल जिसके पास, बताइए, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। करेक्ट। और ऐसी सरकार, ऐसा रूल अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकती है। वेरी गुड। और ये भी बताइए कि इन हिस्ट्री दिस एब्सोल्यूटिज्म टर्म, इसका मतलब क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? मोनार्कियल गवर्नमेंट। वेरी गुड। और ये गवर्नमेंट कैसी होती थी? सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो के बारे में। तो फ्रेंड्स, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने 4 प्रिंट्स या पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया एक ऐसा वर्ल्ड का ड्रीम जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो। तो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने 4 प्रिंट्स यानी पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया एक ऐसे वर्ल्ड का ड्रीम जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो। डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हैं, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें लोग अपने लीडर्स क्या करते हैं, खुद चुनते हैं। और रिपब्लिक यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें प्रेसिडेंट रूल करता है और पॉलिटिशियंस लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इस सिस्टम में कोई किंग या कोई क्वीन नहीं होता। सो डेमोक्रेटिक पता है, रिपब्लिक पता है। तो फ्रेडरिक सोरो ने ये जो 4 प्रिंट्स यानी ये जो पेंटिंग की सीरीज बनाई, एक ऐसे वर्ल्ड के ड्रीम से बनाई जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो। सो फ्रेंड्स, फ्रेडरिक ने एक ऐसा वर्ल्ड बेसिकली पेंट किया इस पेंटिंग में जिसमें लोगों के पास फ्रीडम हो, आजादी हो। तो इस तरह का पेंटिंग उन्होंने पेंट किया जिसमें वर्ल्ड डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक भी हो। फ्रेंड्स, इन 4 प्रिंट्स में से फर्स्ट प्रिंट का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इसी प्रिंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो 4 प्रिंट्स फ्रेडरिक ने पेंट की थी, उनमें से पहला प्रिंट जो है उसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे ना। फ्रेंड्स, इस प्रिंट के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म का आइडिया 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में फैला और इससे यूरोप में कई सारे चेंजेस आए। यूरोप में पहले एब्सोल्यूटिज्म था। क्या था? एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। हिस्ट्री में इसका मतलब है एक फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव होती थी। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था एक ऐसे वर्ल्ड का ड्रीम जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो। फ्रेंड्स, इन 4 प्रिंट्स में से फर्स्ट प्रिंट का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड social republics, the pact between nations. So, let us revise once again.
The idea of nationalism spread in Europe during the 19th century and brought many changes. There was absolutism in Europe. Absolutism is a form of government that has unrestricted powers. In history, it refers to a form of monarchical government. It was centralized, militarized, and repressive. In 1848, Frederic Seurat, a French artist, prepared a series of 4 prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. The first print was titled The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics, The Pact Between Nations. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.